हेलो दोस्तों, कैसे? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। बहुत दिनों बाद मैं आप लोग के सामने वीडियो लेकर आया हूं दोस्तों, और ये वाइट बोर्ड पर मैं लाया हूं। तो दोस्तों आज मैं बहुत सारे चीज़ों को आपके लिए सॉल्व करके रहूंगा इस वीडियो में। दोस्तों हो सकता है ये वीडियो लंबा हो, लेकिन दोस्तों आप लोग के सारे सवालों का जवाब जो है 7वां चरण को लेकर मैं यहाँ पर हाजिर हूँ दोस्तों। तो आप लोग जो है वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरी वीडियो को देखें, और कम से कम लाइक करके ज़रूर जाए दोस्तों। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, शेयर कर दें और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लें दोस्तों, ठीक है। क्योंकि हम 7वां चरण तक, जब तक 7वां चरण पूरा ना हो जाए तब तक मैं आपके साथ रहूँगा दोस्तों, ठीक है। भविष्य में और भी रहूँगा। तो चलिए हम बात करते हैं 7वां चरण शिक्षक नियोजन 2022 का रास्ता साफ हो चुका है। आप लोग को मालूम है जैसा कि 7वां चरण एकदम लास्ट जुलाई में आपको ऑनलाइन देखने को मिलेगा, जैसा कि सचिव कह रहे हैं, ठीक है। तो चलिए, जैसा कि लेटर भी आया है, तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे 7वां चरण जो वैकेंसी है, लगभग 80,000 लगभग बातें जो है अखबार के माध्यम से हम लोग जान रहे हैं कि 80,000 सीटें लगभग इस पे जो है बहालियां ली जाएगी। 80,000 सीटों पर बहालियां होगी इस बार। देखिए पिछला बार 94,000 था, ठीक है, तो 94,000 पूरा नहीं हुआ, 42,000 हुआ, लेकिन जो 50,000 सीटें रह गई, ठीक है, 52,000, तो वो उसमें सारा जो है 7वां चरण में जोड़कर लाया जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे, कुछ टॉपिक्स मैं यहाँ आपके लिए लाया हूँ। अगर आपका कोई अदर भी क्वायरी अगर होगा इस वीडियो के बाद, देखने के बाद, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के जाएंगे, मैं जरूर हो सके तो जवाब दे दूंगा दोस्तों। चलिए सबसे पहले आप लोग को बहुत बहुत बधाई हो कि आप लोग जो है आप लोग मेहनत किए। गर्दनी बाग में हम लोग मिल के गए वहाँ पे, और हम लोग भूखे प्यासे ना जाने कितनी जो है यातनाएं हम लोग झेले, उसके बाद हम लोग को ये खुशियाँ मिली है। तो चलिए देरी न करते हुए हम वीडियो शुरू करते हैं। 7वां चरण के लिए हम बात करते हैं सबसे पहले एज। देखिए सबसे पहले आप देखिए एप्लीकेबल है कि नहीं है, पहले तो ये जानना हो, क्योंकि वैकेंसियाँ है आपके सामने। बहुत सारे लोग जो हैं फर्जी डिग्री बनाने में लग गए होंगे। बहुत सारे लोग, आप लोगों में से कई सारे जो ऐसे होंगे अभ्यर्थी जो मेरिट के चक्कर में जो है, हाई मेरिट के चक्कर में जो है फर्जी डिग्रियाँ खोज रहे होंगे इधर उधर जुगाड़ लगाने के लिए। लेकिन मैं सबसे पहले मैं बता दूं यहाँ पे एज में आप जो है, अगर मैं एक एज बताऊंगा, उस एज में अगर आप हैं तो उस एज से अगर आप बाहर हो जाते हैं तो आपको अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो मैं एज पे बात करूंगा, उसके बाद मैं एलिजिबिलिटी पे बात करूंगा। एलिजिबिलिटी क्या रखा गया है, ठीक है, 7वां चरण में, जैसा कि नियमावली में भी बात की गई है। तो इस तरीका से अदर स्टेट एलिजिबिलिटी तो आपको छिपा हुआ नहीं दोस्तों। चलिए अदर स्टेट वाले 5% आरक्षण की बात यहाँ पे मैं करूँगा कि अदर स्टेट वाले क्या 5% आरक्षण उनको दिया जाएगा। चलिए डॉक्यूमेंट से रिलेटेड मैं बात करूँगा। डॉक्यूमेंट में आपको क्या क्या चीज़ें लगेगी उसके बारे में हम बात करेंगे पूरी तरीका से। A to Z डॉक्यूमेंट में यहाँ बताऊंगा आपको। उसी डॉक्यूमेंट के आधार पर आपका जो है नियुक्ति पत्र तक होना है। चलिए मिलेगा आपको। तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है मेरिट कैसे बनेगा। देखिए मेरिट कैसे बनेगा इसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे कि 1 to 5 में आप अगर शिक्षक बनना चाहते हैं तो उसका मेरिट कैसे बनेगा। अगर आप 6 to 8 में शिक्षक बनना चाहते हैं तो उसका मेरिट कैसे बनेगा। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा लेकिन आप स्किप ना करेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं 80,000 सीटें जो बात की गई 80,000 सीटें, उसमें से सबसे ज़्यादा जो है सीटें आखिर 1 to 5 में होगा या 6 to 8 में होगा, इसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एज के ऊपर। तो एज आखिर क्या एज होगा। क्या 55 साल वाले भी लोग अप्लाई कर पाएंगे? नहीं, 50 साल वाले भी लोग अप्लीकेबल होंगे इस वैकेंसी के लिए। तो देखिए दोस्तों ऐसा एक क्राइटेरिया जो है बिहार सरकार रखी है कि अगर जो है शिक्षक जो बिहार में बनना चाहते हैं तो देखिए ज़्यादातर शिक्षक आपको दिखेंगे, वह दिखेंगे नवयुवक। एक तरीक़ा से जो नवयुवक हैं जो एकदम 22, 24, 25 साल के हैं, उनकी संख्या ज़्यादा होगी, ठीक है। बाकी जो 30, 35, 40, 45 साल वाले भी होंगे, ऐसा नहीं कि नहीं होंगे आपके साथ। तो आप मान सकते हैं कि 45 प्लस तक लगभग जो है उनको यहाँ पे जो है मौका दिया जाएगा, ठीक है। महिला को थोड़ा सा आरक्षण दिया जाता है, 10 साल उनको रिलैक्सेशन दिया जाता है, 5 साल 10 साल बिहार सरकार के द्वारा। तो उसमें आपको टेंशन नहीं लेना। ऐसा नहीं कि आप सोचिएगा आप 55-58 हो गया तो आप एक ज्वाइनिंग कर लें, तो वो कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको, ठीक है। चलिए तो एज की बात हम कर ली कि लगभग 45 लगभग आप रखिए, 45 साल लगभग आप यहाँ पे एप्लीकेबल हैं, ठीक है। अगर आपका 45 साल हो रहा है तो आप एप्लीकेबल है, एलिजिबल है। अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी। तो एलिजिबिलिटी की बात करें तो एलिजिबिलिटी में आपको जो है क्या क्या चीज़ें की ज़रूरत होगी, आपने क्या क्या चीज़ें यहाँ पे डिमांड की गई। देखिए यहाँ पे एलिजिबिलिटी की बात की गई है सबसे पहले कि आप तो सबसे पहले बिहार के आप मतलब निवासी हों। सबसे पहले आपको क्या करना है, बिहार के आप निवासी होना चाहिए आपको, तभी आप जो है आप कहीं से पढ़ाई किए हो। लेकिन अगर आप बिहार के निवासी हैं, बिहार के आप वासी हैं, तो आप जो है एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। सबसे पहला पॉइंट मैं बता रहा हूँ आपको कि सबसे पहले आपको बिहार के निवासी होना होगा। उसके बाद आप कहीं दिल्ली से
से पढ़े हों, आप कहीं गुजरात से पढ़ के आए हों, आप कहीं लंदन से पढ़ के आए, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आप कहीं से भी पढ़ के आए हों लेकिन आप बिहार के निवासी हों, आपका जो है 10th 12th आप कहीं से किए हों, आप ट्रेनिंग बीएड डीएलएड जो भी डीएड कहीं से आप किए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बशर्ते आप बिहार के डोमिसाइल आपका होना चाहिए एकदम। ये पॉइंट को आप समझ लीजिएगा। चलिए दूसरा बात करते हैं हम। उसके बाद हम आते हैं कि यहाँ पे अगर 1 to 5 में आप अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे दो चीज़ों को रखा गया है। एक तो 1 to 5 में आपको मैट्रिक, इंटर और 12th के बाद जो आप डीएलएड करते हैं, डीएड करते हैं बहुत सारे, तो वो लोग भी अप्लीकेबल हैं। और अगर आप 10th 12th के बाद आप बीए करते हैं या बीएससी करते हैं या जो भी करते हैं, बीकॉम करते हैं, उसके बाद आप बीएड कर लेते हैं, उसके बाद भी आप अप्लीकेबल हैं। उसके बाद आपको जो है क्या चाहिए, सीटेट का पेपर 1 चाहिए 1 to 5 में, या बीटेट का जो है पेपर 1 चाहिए 1 to 5 में। उसके बाद 6 to 8 में बात करें तो 6 to 8 में बीएड वाले अप्लीकेबल होंगे, ना कि डीएलएड वाले अप्लीकेबल होंगे, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। डीएलएड वाले जो है अप्लीकेबल नहीं होंगे 6 to 8 के लिए। मैं बता दूं एनआईओ से डीएलएड जो किए हैं, वो कहीं से डीएड किए हैं, वो अप्लीकेबल नहीं होते हैं 6 to 8 के लिए। आप सिर्फ 1 to 5 में प्राइमरी में जा सकते हैं। 6 to 8 के लिए बीएड होना चाहिए, या फिर आप हाई स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं तो बीएड होना चाहिए। चलिए उसके बाद पेपर 2 क्वालिफाइड होना चाहिए 6 to 8 टीचर के लिए, ठीक है। उसके बाद हम बताएं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो मैं बता दिया कि आपको इतना आहारताएँ होना चाहिए, तभी आप जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कि 10th आपने किया हो, 10th के बाद आप 12th किए हो, उसके बाद डीएड जो भी टीचर ट्रेनिंग आपने किया हो, ठीक है, उसके बाद सीटेट या बीटेट आप क्वालिफाइड हो, तो आप जो है अप्लीकेबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं वैकेंसिया में। उसके बाद हम बताते हैं अदर स्टेट वाले को 5% आरक्षण दिया जाएगा क्या यूपी वाले को 5% आरक्षण दिया जाएगा क्या, झारखंड वाले को दिया जाएगा। बहुत सारे बच्चे इस पर कमेंट भी कर रहे हैं कि सर अदर स्टेट वाले को 5% रिलैक्सेशन मिलेगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं साफ बताना चाहता हूँ आप लोगों को लिए कि देखिए बिहार में जो है इस बार जो 2021 का जो नियमावली है उसमें बिहार सरकार सीधे साफ तौर पर लिख दी है कि यहाँ पे अब जो है बिहार के निवासी होंगे तभी आप एलिजिबल होंगे बिहार में टीचर बनने के इच्छुक आप तभी होंगे जब आप बिहार के निवासी होंगे, तभी आप बन पाएंगे। तो यहाँ पे जो है ये जो 5% रिलैक्सेशन की बात की गई है ये पूरी तरीका से निराधार है, निरर्थक है, इसका कोई मायने नहीं है। ऐसा कहीं न्यूज़ ये है फेक एक उसको आप कर सकते हैं, ऐसा कहीं पे भी इसके कहीं पे ऐसा लिखा हुआ नहीं है, ठीक है, कि 5% अदर स्टेट वाले को दिया जाएगा। खासकर बिहार शिक्षक की हम बात कर रहे हैं, ना कि अदर जॉब की बात कर रहे हैं बिहार में, ठीक है। चलिए डॉक्यूमेंट से रिलेटेड हम बात करते हैं। डॉक्यूमेंट में आपका क्या क्या लगे, जैसा कि मैंने अपना बताया कि मैट्रिक का आपका मार्कशीट, मतलब कि आपका मार्कशीट जो होता है जिसमें आपका मार्क्स होता है, उसके बाद उसका सर्टिफिकेट जो आप पास किए हैं, सर्टिफिकेट क्वालिफाई किए उसका सर्टिफिकेट। उसके बाद हम आते हैं 12th पर। 12th का आपका मार्कशीट होना चाहिए, उसके बाद पासिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। सुनिएगा, 10th आपका होना चाहिए, सबसे पहले 10th का जो है मार्कशीट होना चाहिए, ठीक है, मार्कशीट। उसके बाद इसी का पासिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। सेम प्रोसेस है 12th का भी, आपका ये मार्क्स होना चाहिए, पासिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद अगर आप ट्रेनिंग किए हुए हैं टीचर ट्रेनिंग, तो उसका भी मार्क्स होना चाहिए और पासिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। या आप बीए किए हैं या बीएससी किए हैं, उसका भी मार्क्स होना चाहिए और पासिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद आप बीएड किए हैं तो बीएड का भी आपका पासिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए, मार्कशीट होना चाहिए। अगर आप करंट में बीएड किए हैं या करंट में आप डीएड किए हैं तो आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट चलेगा, ठीक है। चलिए उसके बाद हम बता दें आपका 1 to 5 में आपका सीटेट तो आप सेंट्रल सरकार वाला पास किए होंगे तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप बीटेट पास है तो भी बहुत अच्छी बात है, तो उसका भी आपको मार्क्स लगेगा, उसका भी पासिंग सर्टिफिकेट लगेगा, उसका भी मार्क्स लगेगा आपको, ठीक है। उसके बाद सीटेट बीटेट दोनों में सेम उसी तरीक़ा से लगेगा। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट में और भी सारी चीज़ों को। अब हम आते हैं रिलैक्सेशन, जो दिव्यांग है, जो OH कैंडिडेट हैं, जो PH कैंडिडेट है, या जो SC ST है, OBC है, क्रीमी लेयर है, तो उन लोगों के लिए मैं बता दूँ ये EWS है, ठीक है। तो उन लोगों के लिए बता दूं, आप लोग जिस तरीका से जो जॉब में एप्लीकेबल होते हैं, जिस तरीका से आपको बिहार सरकार अदर जो आपको जॉब में प्रेफरेंस दिया गया है, उसी तरीका से यहाँ पे भी आपको प्रेफरेंस मिलेगा। EWS जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो जनरल वाले हैं उनको 10% रिलैक्सेशन दिया गया है, तो उनको भी EWS बनाने की ज़रूरत है। आप बना के रखेंगे, रेडी रखेंगे। SC ST वाले जो है जाति निवास आय अपना बना लेंगे, ठीक है। उस तरीका से आप जो आप BC वाले या जो भी मतलब हैं जिनका जाति निवास आय लगता है वो अपना बना ले, क्रीमी लेयर बना ले जिनका भी है, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स हो गया। डॉक्यूमेंट्स में आपका आधार कार्ड जो है बिहार का होना चाहिए, क्योंकि आधार कार्ड बिहार एड्रेस से होना चाहिए। ये सब सारी चीज़ों को आप छोटा मोटा ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं मेरिट कैसे बनेगा। देखिए मेरिट में इसमें साफ तौर पर लिखा गया है, आप लोग नियमावली को मैं इस पर वीडियो बनाया भी हूँ कि आपका जैसे कि
अगर आप जो है 1 to 5 के लिए एप्लीकेबल हैं, ठीक है, अगर आप 1 to 5 के लिए एप्लीकेबल हैं तो वहाँ पे आपको 10th 12th और D.Ed B.Ed जो भी आपने किया है उसका जो है उसका जो टोटल मार्क्स होगा उसको जो है जोड़कर सभी को, और जितना आपका परसेंटेज होगा सबको जोड़ दीजिए एक जगह। मान लीजिए आपकी मैट्रिक में आपका 50 है, ठीक है, इंटर में आपका 50% आया, आपका B.Ed में 50%, तो कितना हो गया 150 हो गया टोटल। तो 150 को 3 से डिवाइड कर दीजिए, जो आपका आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, मेरिट संख्या होगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, मेरिट संख्या आपका हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीक़ा से आप समझ सकते हैं कि हमारा 5 15 नहीं, ठीक है। तो इस तरीक़ा से 3 5 15 मतलब 50% आपका जो है मेरिट हो गया। इस तरीक़ा से आप समझ सकते हैं कि ये जो है हमारा 1 to 5 के लिए हो गया। उसी तरीक़ा से फिर आपका बात करूँ मैं 6 to 8 के लिए, तो 6 to 8 में आप देखिएगा तो 6 to 8 में जो है वहाँ पे सिर्फ B.Ed और ग्रेजुएशन उसको रखा गया है, B.Ed और ग्रेजुएशन को रखा गया है, मतलब 2 सब्जेक्ट को, 2 चीज़ को ही रखा गया है। एक आपका BA का मार्क्स जो आपका परसेंटेज होगा ओवरऑल, ठीक है, उसके बाद आपका B.Ed का जो मार्क्स होगा उसका ओवरऑल परसेंटेज करके मान लीजिए 60 है आपका, ठीक है, तो 120 हो जाता है। 120 को आप 2 से डिवाइड कर दिए तो 60 आपका, यही आपका क्या हो जाएगा, मेरिट हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा, मेरिट हो जाएगा, वही आपका मेधा अंक हो जाएगा, ठीक है। इस तरीक़ा से आपको दो चीज़ों को ही जोड़ना है, 2 से डिवाइड कर देना। लेकिन आप जब 1 to 5 के लिए एप्लीकेबल होइएगा तो आपको 3 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। मैट्रिक का जुटेगा, 12th का जुटेगा, आपका ट्रेनिंग वाला जो B.Ed होगा, या फिर आप D.Ed होंगे, और जबकि 6 to 8 में BA का आपका जुटेगा और B.Ed का जुटेगा, उसके बाद 2 से डिवाइड कर दिए जो ओवरऑल परसेंटेज निकाल के, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझे होंगे कि मेरिट कैसे बनेगा, तो मैं बता दिया शॉर्ट में, ठीक है। चलिए 80,000 सीटें में अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा सीटें तो किसका होगा, अगर आखिर देखिएगा आप लोग 80,000 में जो सीटें की बात की गई है उसमें सबसे ज़्यादा 1 to 5 जो है 1 to 5 का ही वैकेंसी सबसे ज़्यादा आएगा। ये आप एकदम सोच के एकदम समझिए कि गांठ बांध ले कि 1 to 5 में ज़्यादा वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। 6 to 8 में वैकेंसियाँ सब्जेक्ट वाइज होती है, तो उसमें आपको सब्जेक्ट वाइज में लगभग मान सकते हैं कि आपको 8 से 10 हज़ार लगभग देखने को मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं देखने को मिलेगा। मतलब 8 से 10 हज़ार लगभग मान लीजिए आप 10,000 आपको देखने को मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो उससे भी कम हमको लगता है ज़्यादा जो है सीटें जो है 1 to 5 में ही आपको मिलेगा, ठीक है। तो ओवरऑल हम बात करें कि 10-15 हज़ार अगर आ जाता, अगर 20,000 भी आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। 30,000 प्राइमरी पर रहेगा, अपर प्राइमरी वाला जो होगा 6 to 8 वाला, उसमें अगर मान लीजिए 20,000 आ जाता है और 30,000 आपका प्राइमरी लेवल पर रहता है तो बहुत अच्छी बात है। वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग भर पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग 6 to 8 के टीचर बन पाएंगे अच्छे तरीक़े से। तो ज़्यादा देखिए 80,000 सीटें की जो बात की गई, अभी देखिए जब तक अभी नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है तब तक हम नहीं कह सकते कि कितना सीटें होगी कितना नहीं होगी, क्योंकि रिक्तियाँ मांगी गई है 30 जून तक, तो उसको सामने जब सरकार के सामने सारी रिक्तियाँ स्कूलों से आ जाएगी तब वो अपना नोटिफिकेशन के अनुसार वो निकालेंगे कितना सीटें है कंफर्म, ठीक है। तो इस तरीक़े से मैंने बात किया कि क्या क्या 7वां चरण में जो शिक्षक नियोजन में क्या क्या चीज़ों का ज़रूरत पड़ेगा दोस्तों। तो आप लोग जो है, आप अगर कुछ मुझसे छूट गया हो तो आप कमेंट में ज़रूर बता दें एक बार कि 1 to 5 के शिक्षक बनने के लिए और 6 to 8 के शिक्षक बनने के लिए आपको ये सारी चीज़ें का ज़रूरत होता है। अंत में मैं यही कहूँगा कि इन सारी चीज़ें जो मैंने बताया वो सारी चीज़ अगर आपके पास है तो आप एलिजिबल हैं। आपका जो है अगर कहीं सीटेट बीटेट में अगर स्पेलिंग मिस्टेक है, मैं बता दूं, अगर आपका सीटेट बीटेट में कैटेगरी में मिस्टेक है तो, या फिर मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन B.Ed D.Ed किसी में अगर स्पेलिंग मिस्टेक है, कैटेगरी मिस्टेक है तो आप चेंज होता है तो करवा ले, नहीं तो फिर हाफी रिपीट तो होगा ही, हाफी रिपीट के माध्यम से आप करवा सकते हैं। लेकिन मैं बता दूं कि दोस्तों आप लोग कम से कम उसको चेंज अगर हो जाता है तो करवा लें, नहीं तो फिर आप जो है फेरा में फंस जाइएगा, फिर आपको जो है बाहर का रास्ता भी दिखाया जा सकता है। इसलिए आप लोग से मैं गुजारिश करूंगा कि आप लोग जो है अगर कुछ तरीका का डॉक्यूमेंट में आपका इशू है, कुछ तरीका करेक्शन कराना है तो करवा के रख ले, ताकि समय बहुत कम है। जुलाई में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, आपको जुलाई में जो है अप्लाई करना होगा, लगभग अगस्त सितंबर तक लगभग समझिए 1 से 1.5 महीना आपको अप्लाई करने के लिए टाइम दिया जाएगा। उसके बाद जो है नवंबर दिसंबर तक जो है प्रोसेस में आ जाएगा, उसके बाद अगला साल जो है आपको ज्वाइनिंग दे दिया जाएगा 2023 में, ठीक है। तो इस तरीक़ा से आप समझ सकते हैं कि ये सारे चीज़ें को जो मैंने यहाँ सारी चीज़ों को पॉइंट को मैंने यहाँ पे क्लियर किया। अगर हो सकता है बाय मिस्टेक कुछ गलती मुझसे हो गया हो तो माफ़ करिएगा दोस्तों। कमेंट में ज़रूर लाइक जो है अपना कुछ अगर डाउट होगा तो ज़रूर आप कमेंट करिएगा। तो चलिए इसी तरह से आप हमारे चैनल पर बने रहें और लाइक से सब्सक्राइब जरूर करते रहें दोस्तों। धन्यवाद हमारे वीडियो देखने के लिए, थैंक यू। एक बार फिर से जय हिंद, जय भारत।